बच्चों पिछली क्लास में लॉगरिथमिक एक्सरसाइज कंप्लीट हुई थी। क्या कोई डाउट है लॉगरिथमिक एक्सरसाइज में? एक मिनट बच्चे। ठीक है, कोई डाउट है एक्सरसाइज 5.5 में? सर आप कहते हैं 17-18 में काम कैसे करें? 17-18, हाँ जी, मैंने इसको कहा था करने की जरूरत नहीं है, बट समझा देता हूं अगर समझना चाहते हो तो। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इन 3 वेज। कह रहा है इसी सेम क्वेश्चन को 3 तरीकों से आप डिफरेंशिएट करो। पहला तो कहता है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, भाई प्रोडक्ट रूल लगा के कर दो। दूसरा कहता है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, दोनों पहले ब्रैकेट खोल दो, उसके बाद फिर इसका डेरिवेटिव कर दो। तीसरा कहता है बेटे बाय यूजिंग लॉग, लेट y बी द गिवन फंक्शन टेकिंग log ऑन बोथ साइड, फिर log x प्लस log y का कंसेप्ट लग जाएगा, log x प्लस log y, फिर डेरिवेटिव कर दो। ये 3 तरीके आपको लगाने हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते नहीं है भाई। अगर सिंगल क्वेश्चन आप जिस मर्जी मेथड से करो, आपको ये बताना चाहता है कि बाकी के जितने दोनों मेथड थे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, और जब आप लॉग करोगे तो आपको लॉग इजी लगेगा, ठीक है। तो जैसे बार बार तुम लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई लॉग कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए, तो हम इस पर कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब ऐसी सिचुएशन कि भाई फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, तब तो हमें पता है कि भाई डेफिनेटली लॉग लगेगा ही लगेगा। लेकिन और कौन सी सिचुएशंस है जब आप लॉग को यूज कर सकते हो? तो मैंने कहा अगर प्रोडक्ट आ रहा है, मैनी टर्म्स इन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल 3 या 3 से ज्यादा टर्म है, तब प्रोडक्ट रूल ना लगाने के बजाय लॉग यूज कर लेना चाहिए, जैसे कि हमने यूज किया था क्वेश्चन नंबर 1 में cos x cos 2x और cos 3x में, ठीक बेटा। तो ऐसे केस में लॉग यूज करने से क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो वही अब यहाँ पे शो करना चाहता है कि क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। ऐसे ही सेम 18 कहता है u v w आर द फंक्शन ऑफ x देन शो दैट, तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, कह रहे ये चीज आप प्रूफ करो। आप इसे लॉग से भी कर सकते हो, या मैंने 3 को प्रोडक्ट रूल्स तरीका सिखाया था उससे भी कर सकते हो कि 2 को 1 मान लो और फिर तीसरे को सेकंड मान लो, फिर आप डिफरेंशिएट कर लो, हो जाएगा। समझ गए सब कि नहीं? यस सर। क्लियर है ना? तो ये इस तरह के क्वेश्चन बस ये बताना चाहता है कि लॉग क्यों आसान है, ठीक है, क्यों लॉग यूज करना चाहिए जब प्रोडक्ट ज्यादा हो, बस और कुछ नहीं। तो 16 तक आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। 16 तक शायद हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, या किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, कोई भी समस्या। सर मेरा 14 का आंसर नहीं आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, तो 14 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सबसे हो गया कि नहीं? सर 13 तो आपने करा था ना? अच्छा 13 मैंने कर दिया था पूरा। सर 14 हो गया। गुड, ठीक है। अब देखो जिससे नहीं आया वो चेक कर लो, फिर जिसने कर लिया बहुत सही है। 14 कह रहे हैं सर 11th में आपने जो कहा था कि एग्जाम्पल जैसे वैसे ही करना ना। हाँ बेटा u और v लेना है, बट इसमें थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। इसमें फिर 1/x का डेरिवेटिव कैसे होगा? -1/x²। ठीक है सर। 11th करने की जरूरत है क्या? करूं मैं सॉल्व? नहीं सर हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ रहा हूं बच्चों। cos x टू दी पावर y इज इक्वल टू cos y टू दी पावर x।
ठीक है, क्या बताया था इसमें, अब दोनों तरफ जो है फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, यानी प्लस माइनस तो कुछ नहीं है, अगर मैं दोनों तरफ सीधे लॉग लेता हूं तो लॉग फंक्शन टू दी पावर फंक्शन तक पहुंच गया है, मतलब डायरेक्ट आप लगा सकते हो इसमें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ अगर हम लॉग लें तो ये अपने पास आ जाएगा log cos x टू दी पावर y और log cos y टू दी पावर x, ठीक है। दिस इंप्लाइज y log cos x इज इक्वल टू x log cos y, करेक्ट। अब दोनों जगह आपको दिख रहा है प्रोडक्ट, देखो y इंटू log cos x, x इंटू log cos y, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया d ओवर डी एक्स ऑफ y इंटू log cos x इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ x इंटू log cos y, ठीक है। अब यहां मैं अप्लाई करूंगा प्रोडक्ट रूल, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log cos x, एक मिनट बच्चों, प्लस log cos x एज इट इज d ओवर डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे चलें, x एज इट इज d ओवर डी एक्स ऑफ log cos y प्लस log cos y एज इट इज और d ओवर डी एक्स ऑफ x, प्रॉपरली लिख दिया, अगर किसी को दिक्कत हो ना हो। देखो ध्यान से क्या किया, y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log cos x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y, अब राइट पे गए, x एज इट इज d ओवर डी एक्स ऑफ log cos y प्लस log cos y एज इट इज d ओवर डी एक्स ऑफ x, ठीक है। चलिए करते हैं अप्लाई। दिस इंप्लाइज y इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ log cos x, सबसे पहले log का डेरिवेटिव हुआ तो ये आ गया आपका 1 अपॉन cos x, फिर cos x का हुआ तो माइनस sin x, प्लस log cos x एज इट इज y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स, x एज इट इज log cos y का 1 अपॉन cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, log cos y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। देखो बच्चों वाला स्टेप फटाफट, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ये बन गया अपने पास माइनस वाई टेन एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस log cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log cos y प्लस log cos y, ठीक है। अब सारे dy बाई डी एक्स आप एक साथ कर दो, यानी ये दो टर्म आपको dy बाई डी एक्स की दिख रही है, लेफ्ट में किया और dy बाई डी एक्स को हमने कॉमन ले लिया, लेफ्ट में किया और dy बाई डी एक्स को हमने ले लिया कॉमन, ये आ गया log cos x प्लस x इंटू टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log cos y और प्लस y इंटू टेन एक्स, ठीक है। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log cos y इंटू टेन एक्स और होल अपॉन log cos x प्लस x इंटू टेन वाई, ये अपना आंसर है। चेक करो आंसर इसमें आ रहा है।
5 सेकंड्स बच्चों। सही है सर। क्लियर? कितनों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो। कईयों को तो आता सर भी मैं पहले चीजें करने लगा था, मैं कंफ्यूज हो गया, उसके बाद यू से करना शुरू कर दिया मैंने। नहीं, एस जब बेटा यू भी तब लो जब प्लस और माइनस में हो, फंक्शन टू द पावर फंक्शन। अगर डायरेक्ट देखो, इसको ऐसे समझा करो कि अगर मैंने डायरेक्ट लॉग लिया, क्या लॉग अटैच हो रहा है सिंगल फंक्शन टू द पावर फंक्शन के साथ या नहीं, टेकिंग लॉग करने पर। ठीक है, अगर हो रहा है तो फिर आप लॉग ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जागृत समझ में आ गया? चैतन्य, जागृत, आदित्य, ट्रिग्नोमेट्रिक है बट यस सर, आ गया। टेक्निक पकड़ो। ठीक है, यस सर। ये टेक्निक लगेगी इसमें, बट डिफरेंशिएशन का ही तो फर्क है, बाकी तो टेक्निक वही रहने वाली है। अच्छा, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। और तो कुछ नहीं है ना इस एक्सरसाइज में, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैरामेट्रिक फॉर्म। सबसे पहले फंक्शन को देख करके ये पहचानना होगा कि क्या ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। कैसे पता चलेगा कि पैरामेट्रिक है, और फिर हमें ये मेथड लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए कि मान लो अपने पास फंक्शन है, फंक्शन ऑफ द फॉर्म सपोज x is equal to cos t, y is equal to sin t, are known as पैरामेट्रिक फंक्शन। कैसे? x और y दो वेरिएबल हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं कि बेटा पैरामेट्रिक सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही होते हैं, किसी भी फंक्शन में पैरामेट्रिक हो सकते हैं, लॉगरिथमिक में हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल में हो सकते हैं। बट आप बेसिक चीज पकड़ो सभी कि जब x और y सेपरेटेड हों, लेकिन उन दोनों फंक्शन को कोई एक थर्ड वेरिएबल लिंक कर रहा हो, तो देखो x को लिंक कर रहा है, देखो cos t, t और इधर भी t। अगर मैं t को रखता हूं सपोज π/6, तो इसका फर्क x और y दोनों पर पड़ेगा। sin π/6 1/2 और cos π/6 हो गया √3/2, दोनों चेंज हो गए। तो अगर ये दोनों वेरिएबल को एक तीसरा वेरिएबल लिंक कर दे रहा है, तो इस तरह के फंक्शंस को बोला जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक फंक्शन, जहां पर कि t कहलाता है पैरामीटर। x और y दो वेरिएबल हैं जिसको एक पैरामीटर t लिंक करता है आपस में। और अब आपसे पूछेगा वो फाइंड dy/dx, x और y अलग अलग है लेकिन पूछ रहा है आपसे dy/dx। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म को? ठीक है, अगर आपसे ये कह दे फाइंड dy/dx, पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आ गया? आपसे कह रहा है फाइंड dy/dx, भाई इसमें कोई पावर भी सेम हो सकती है? पावर भी सेम हो सकती है, बिल्कुल, बस वेरिएबल देखना है आपको। मतलब मान लो इस तरीके से आ जाए, एक फंक्शन और ले लेते हैं, सपोज अपने पास y आ गया a⁻²t और x आ गया e⁻t², मान लो ये आ गया, और आपसे कह रहा है फाइंड dy/dx। अब आप देखो a और t दोनों कांस्टेंट है, a और e। ऊपर इन दोनों को x और y में कब बदलाव आ सकता है? a और e को तो नहीं बदल सकते आप, लेकिन t को अगर आप चेंज करो, सपोज t को मैंने 1 रखा, तो एक तो बन गया a², दूसरा बन गया e⁻1 यानी e, तो फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे t पैरामीटर हो गया, तो ये कौन सी फॉर्म है? पैरामेट्रिक फॉर्म है। बहुत सीधी सी बात याद रखनी, जब एक्स वाई अलग अलग दिया जाए तो पैरामेट्रिक फॉर्म है। और एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा होगा, बट पेपर में लिखा होगा वेयर टी इज पैरामीटर, वेयर थीटा इज पैरामीटर, वेयर पी इज पैरामीटर। तो जिसको वो पैरामीटर बोले उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, कितने लोगों को क्लियर हो गई बात पैरामेट्रिक फॉर्म? सर ये समझ नहीं आया। अच्छा, फिर से चलते हैं। अभी तक आप क्या देखते आए?
y इन टर्म्स ऑफ x लिंक थे साथ ही, भाई x बदलता है डायरेक्टली y बदल जाता है ना। उसके बाद x और y एक साथ इम्प्लिसिट फंक्शन में हो गए जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। अभी आप क्या चेंज देख रहे हो कि y एक अलग फंक्शन है वेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज t, y इन टर्म्स ऑफ t, x इन टर्म्स ऑफ t, लेकिन आपसे dy by dt नहीं पूछ रहा, dx by dt नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है dy by dx। कह रहा y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे बदल रहा है, लेकिन ये दोनों तो आपस में लिंक ही नहीं है। अगर आप t को बदलते हो तब x और y दोनों बदलते हैं। तो अब x और y दो वेरिएबल हैं जिनको की लिंक करने के लिए एक तीसरा वेरिएबल दिया गया है t। अगर t बदलेगा तब x और y दोनों में चेंज आएगा। तो इस तरह की फॉर्म को पैरामेट्रिक फंक्शंस बोला जाता है। और इसी पैरामेट्रिक मतलब फंक्शन, सर पावर सेम होनी चाहिए। पावर सेम नहीं, उसमें जो वेरिएबल यूज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लो यहां लिख दिया x इज इक्वल टू कॉस टी, y इज इक्वल टू साइन टी। ऐसा नहीं कि साइन टी हो, y इज इक्वल टू साइन टी स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक तो है, जो पावर में वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए। वेरिएबल सेम होना चाहिए कि कौन सा ऐसा तीसरा वेरिएबल है जो इन दोनों को लिंक कर सकता है। अच्छा, क्या साइन और कॉस में कुछ बदल सकते हो? आपको तो टी बदलना पड़ेगा ना, साइन कॉस तो फिक्स रहेंगे और यहाँ ए और ई फिक्स रहेंगे। आप बदल किसे सकते हो? टी को। तो टी एक वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में ये दोनों रिलेटेड है। ठीक है, अगर x और y को तीसरा वेरिएबल लिंक कर दे तो इस तरह की फॉर्म को पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। और भी शॉर्टकट में समझना है, जब x y अलग अलग हो, साथ में हो ही ना, तो पैरामेट्रिक फंक्शन है। पैरामेट्रिक है तो ढूंढो पैरामीटर कौन सा है। तो हमने ढूंढ लिया जी, t है पैरामीटर, और उसमें लिखा रहेगा क्वेश्चन में वेयर t इज पैरामीटर। ठीक है, अगर t पैरामीटर है और आपको चाहिए dy by dx, तो देखो कैसे dy by dx निकालोगे। मैं सॉल्यूशन करता हूं, पहले फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन करते हैं। x आपको दे रखा है cos t, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट तो टू। इसमें सीधा लॉग लगा के नहीं कर सकते, जैसे पावर को नीचे ले आए। नहीं, वो तो सेकंड वाले में कर सकते हैं ना, मैं तो cos का भी डेरिवेटिव कर रहा हूँ। cos में लॉग का कोई फायदा ही नहीं, अकेला से जो अभी सर आपने y और x का लिखवाया उसमें। उसमें ले सकते हैं लॉग, लेकिन जब डायरेक्ट डेरिवेटिव हो सकता है तो क्या जरूरत है लॉग की, है ना। वो तो फंक्शन टू दी पावर फंक्शन हो या कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो तब लगाओ, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, पहले ये प्रोसेस पूरा समझ लो करते यस सर। फिर मैं आता हूँ उस पर। x cos t हो गया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, x का डेरिवेटिव हो गया dx बाई dt, और cos t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना हो गया, माइनस साइन t। अब अगला है आपके पास y इज इक्वल टू साइन t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, y का डेरिवेटिव dy बाई dt और sin का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हो गया cos t। अब मुझे चाहिए dy बाई dx, यहां ध्यान देना, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। कैसे याद रखा जा सकता है, dt और dt कट गया, dy बाई dx। अब dy बाई dt कितना है आपके पास, cos t, dx बाई dt कितना है, माइनस साइन t। दिस इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट, cos t by sin t which is minus tan t। अब देखो प्रोसेस, तो मतलब मेन माइनस स्टेप तो 10 के डिवाइड लिए का ही ऊपर था भी ना। तो माइनस होना चाहिए। 1 by 1 बच्चे। हाँ, अभी एक, सर माइनस 10 के लिए माइनस कॉस भी तो होना चाहिए। नहीं, जो माइनस डिनोमिनेटर में है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मेरे को कॉट लिखना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया, कॉस बाई साइन कॉट होता है, सॉरी। ठीक है, अगर आपके पास लिखा है 1 बाई माइनस 2, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये माइनस 1 बाई 2, प्लस डिवाइडेड बाई माइनस इज माइनस। ठीक है, तो न्यूमरेटर में लग जाता है वो, समझ गए। ओके सर। माइनस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक, और किसी को कोई डाउट?
कोई कुछ पूछना चाहता हो? हर्षित जैन हैंड रेज है, हर्षित रावत, कोई डाउट? पुराना ही है। पुराना ही है, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझाया, कितने लोगों को क्लियर हो गया? फटाफट हैंड सर रेज। मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, कैसे? जैसे a इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय k। वो तो देखो फंक्शन कैसे प्रेजेंट होगा, बस इसका सीधा सा रूल ये है कि x और y सेपरेट है और ये डायरेक्ट ना लिंक होकर के किसी तीसरे वेरिएबल से लिंक है, ठीक है ना? तो वो पता चल जाएगा पैरामीट्रिक है, और फिर हम उसमें पता लगा लेंगे पैरामीटर कौन सा और किसके रिस्पेक्ट में करना है, वो भी आगे समझाता हूँ, ठीक है? यस सर। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। x हमें दे रखा है y इज इक्वल टू 2 इंटू टी, y इज इक्वल टू 2 इंटू टी। a टू दी पावर 2 इंटू टी, अभी भी पैरामीटर अपना t है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी टी। अब a टू दी पावर 2t का डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू t, तो a टू दी पावर x log a, याद आया? बट 2t इज नॉट t, तो d ओवर dt ऑफ 2t कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि t का 1 हो गया। आंसर आ गया 2 इंटू ए टू दी पावर 2t log a, ठीक है, खत्म। अब आ जाओ जरा x पर। x अपने पास क्या है? e टू दी पावर t स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव जरा सोच लो सारे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो x का डेरिवेटिव हो गया dx बाई dt e टू दी पावर t का, e टू दी पावर t यानी t स्क्वायर, बट इट इज नॉट t, तो डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर इज 2t, ठीक है? ये भी आ गया, यानी 2t e टू दी पावर t स्क्वायर आ गया dx बाई dt। अब मुझे निकालना क्या है? dy बाई dx। dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट? dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt की वैल्यू कितनी है? e टू दी पावर 2 इंटू ए टू दी पावर 2t, सर ये ऊपर में लॉग कहाँ से आया? डेरिवेटिव ए टू दी पावर x का, ए टू दी पावर x log a। सर जी पर उसके बाद जो 2 लिखा हुआ है log a के बाद वो कैसे आया? अच्छा, इसका Yes, वो ही समझ। डिटेल में डेरिवेटिव देखो तुम लोग। d ओवर dt ऑफ a टू दी पावर 2t, पहले डेरिवेटिव हुआ a टू दी पावर x का, तो क्या लिखोगे? a टू दी पावर x log a। लेकिन अगर इस पे ध्यान दो तो ये x नहीं है, यानी ये t नहीं है। अगर a टू दी पावर t होता तो सीधा आंसर a टू दी पावर log a, a टू दी पावर t log a। नाउ d ओवर dt ऑफ 2t, तो 2 बाहर आ गया, स्केलर मल्टीपल, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना हो गया? 1। कितना आंसर आया? 2a टू दी पावर 2t log a। अब बताओ, क्लियर है सर। ओके? समझ गए सभी? ठीक है। अच्छा, अब आ गया अपने पास 2 इंटू ए टू दी पावर 2t log a, और डिनोमिनेटर में आ गया 2 इंटू टी ई टू दी पावर टी स्क्वायर, तो 2 और 2 कैंसिल आउट, बाकी ये आपका रिजल्ट आ गया। अब इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, ए टू दी पावर 2t log a अपॉन ई टू दी पावर टी स्क्वायर। देखो, जब मैं किसी भी चेन रूल को अप्लाई करता हूं, उससे पहले तुम लोग अपने दिमाग में उसका डेरिवेटिव कर लिया करो कि इसका डिफरेंशिएशन ऐसे ऐसे स्टेप पे होगा, तो बहुत जल्दी चीजें आप समझना सीखेंगे, ठीक है? ये नहीं कि जब डेरिवेटिव हो जाए तब सोचो। जैसे मैंने लिख दिया a टू दी पावर 2t डी ओवर डी, इतनी देर में आपको सोच लेना चाहिए कि क्या आंसर आने वाला है, कि भाई a टू दी पावर 2t का log हो जाएगा, फिर 2t का हो जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा ऐसे दिमाग चलाओ, देखें कितनी जल्दी चीजें समझ में आती हैं। सेकंड पार्ट कितनों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो। सर यस स्नेहा बोलिए। सर लास्ट में टी नहीं आएगा डिनोमिनेटर में?
अच्छा ठीक है, t इंटू e टू दी पावर t स्क्वायर, ठीक है, ओके। अच्छा, जितना भी पेंडिंग काम है फटाफट खत्म करो, आज और कल में मैं सारा चेक करके भेजूंगा। अब आ जाओ पेज नंबर 179, एग्जाम्पल नंबर 34 पर आओ। क्या कह रहा है, फाइंड dy बाई dx, ये हमें फाइंड आउट करना है। इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा। देखो यहां पैरामीटर नहीं लिखा गया बेटे, x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा। और अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन होता तो वो जरूर लिखता वेयर थीटा इज पैरामीटर, बट फिलहाल हम एक अपने दिमाग में एजम्पशन बना लेते हैं कि जो ये a b c सर ए नहीं होना चाहिए, क्या चाहिए बेटा, ए नहीं होना चाहिए पैरामीटर। पैरामीटर a नहीं होगा इसमें, सर लेकिन ए तो दोनों जगह है। ये दोनों जगह है, बिल्कुल ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये चीज जो एग्जाम में है वो ये लिखी जाएगी। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दो कि अगर मैं a को 5 रखता हूं तो दोनों जगह जो चेंज है वो कैसा आएगा, दोनों जगह 5 हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ जी, कांस्टेंट चेंज दिख रहा है। लेकिन अगर मैं थीटा को π/3 रखूं, अब चेंज देखो, cos π/3 कितना हुआ, 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है 1/2 और sin π/3 √3/2। अब चेंज दिख रहा है। ये जब भी आप एक ही वैल्यू रखोगे आपको एक कांस्टेंट बदलाव देगा, ठीक है। कई जगह ये भी कंफ्यूज कर सकता है, कई जगह a और a स्क्वायर लिखा जाता है, बट वहां पे क्या करते हैं कि पेपर के अंदर ये लिख दिया जाता है वेयर थीटा इज पैरामीटर, ठीक है। और वैसे जनरल बात पे जाएं तो a b c d ये सब जब क्वेश्चन के साथ लिखे रहते हैं तो ये ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं, कभी वेरिएबल नहीं होते। फंक्शन कौन सा है इसमें, क्या a कोई फंक्शन है? a तो फंक्शन होता ही नहीं है। कॉस यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो एंगल है उसमें यानी वो फंक्शन है, तो फंक्शन किस में है, थीटा में है। तो व्हाट इज द पैरामीटर, पैरामीटर इज थीटा। अब समझ में आया? सर लेकिन वाई के पास तो थीटा ही नहीं है। किसमें है, तो a sin थीटा, अच्छा सर, ठीक है। क्या वो दिख नहीं रहा पूरा सही? दिख गया सर। ठीक है, समझ गए? तो ये है मतलब इसका। तो यहाँ पैरामीटर क्लियर हो गया बेटा। अब हमें क्या करना है, dy बाई dx चाहिए, तो हमने लिया x इज इक्वल टू a cos थीटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का तो हो गया dx बाई डी थीटा और d ओवर डी थीटा ऑफ a cos थीटा। a आ गया बाहर, स्केलर मल्टीपल, और cos थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा, आंसर आ गया माइनस a साइन थीटा। y की बात करूं तो y है आपके पास a साइन थीटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा, a एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। मुझे चाहिए dy बाई dx, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा हो गया a cos थीटा और dx बाई डी थीटा हो गया माइनस a sin थीटा। a एंड a कैंसिल आउट, cos थीटा अपॉन sin थीटा बन गया माइनस cot थीटा। एग्जाम्पल नंबर 34, 10 सेकेंड्स। कोई भी डाउट हो क्लियर करो। जिसको इसको समझ में आ गया हैंड रेस करो। ठीक है, बड़े आ सर गए, जी मेथड समझ में आ गया। समझ में आ गया चैतन्य? यस सर। तुम लोगों ने पीछे का होमवर्क सारा कंप्लीट कर दिया? सर जी 5.5 तो भेज दी सर थी मैंने आपको। अच्छा, नहीं पीछे जो तुम लोगों को तुम्हारी बुक में से दिया था
नहीं उसमें सर, मेरा अभी वो थोड़ा नहीं बहुत किया। रह गया, वीडियोस देख के कर रहा हूँ साथ के साथ। अच्छा अच्छा, जल्दी खत्म करो। उसमें जो भी प्रॉब्लम हो क्लास के बाद तुम लोग पूछा करो उसकी प्रॉब्लम्स, ठीक है? कल तक हो जाएगा सर सारा कुछ। क्योंकि मैं इसके बाद क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड करके तुम लोगों की प्रॉब्लम्स लिया करूंगा, ठीक है? एग्जाम्पल 34 के बाद एग्जाम्पल नंबर 35, क्योंकि बस अब ये खत्म होने वाला बेसिक तुम लोगों का। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 35 पर। 35th एग्जाम्पल कह रहे बेटे। सर हमें स्कूल में 4.2 कराई है मैम ने एक्सरसाइज, आपने नहीं कराई शायद। प्रॉपर्टीज नहीं कराई है ना? मैम ने करा दी, मैम ने चालू कर दिया है प्रॉपर्टीज। अच्छा, मैंने उसका रीजन बताया था, लेकिन अगर करा दिए तो मैं पढ़ा देता हूँ। बाकी मैंने शेयर किया था लिंक भी, कुछ पढ़ा किसी ने, समझ में आया? मैम सर वैसे सबके स्कूल में हो रही है तो एक बार करवा ही दो। ठीक है, यस सर। पढ़ा देता हूँ। और सर जो आपने इनवर्स की भेजी सर उसमें 2.1 ही है, 2.2 नहीं। हाँ बेटे, उसमें 2.2 शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाया होगा, तो भी 2.1 पढ़ ली, समझ में आ गई? नहीं सर पढ़ी तो। पढ़ लो, अगर नहीं समझ में आता है ना फिर मैं पढ़ाता हूँ उसको स्टार्टिंग से, ठीक है? ओके सर। और थोड़ा स्कूल का अब जानते हो स्कूल में फटाफट सारा हो जाता है, तो सारी चीजें कवर करना मुश्किल हो जाता है, तो कई स्कूल से तो पीछे ही रहते हैं ट्यूशन, समझ गए? तब आगे होंगे जब, अब स्कूल वाले बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, ठीक है? यस सर। हाँ, तो सर इसलिए स्कूल में बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, समझ भी नहीं आता। उनका उनका मेन मोटिव यही होता है कि सितंबर तक उनको 90% सिलेबस खत्म कर देना। सर मेरा वैसे मैंने 4th नहीं करा था, लेकिन मैंने सोचा स्कूल से कर दूंगा, स्कूल से हुआ ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, क्योंकि वो सारा का सारा जो बर्डन है ना बच्चों पर डाल देते हैं कि बस वो पढ़ें, वो फटाफट लिखते चले जाएंगे। प्रॉब्लम भी कहाँ हो पाती है, फटाफट सारा हो जाता है। अब डेरिवेटिव की जितनी क्लासेस ली हैं, इतने में तो मुझे लगता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक वो खींच देते हैं। सर 3 क्लास में 5.7 तक करवा दिया आज। हाँ वही बात है, वो लिखते चले जाते हैं। यहाँ समझाने वाला काम करना है, तो डिफरेंस तुम लोगों को पता ही होगा, तो टाइम तो लगता है। सर जी स्कूल में सारे सब्जेक्ट बड़ी जल्दी जल्दी खत्म कर देते, 3-3 4-4 दिन में एक चैप्टर पूरा कर देते। तो स्कूल का यही हाल है, तो इसलिए अगर एक आधा चैप्टर रह भी जाता तो आप लोग पेपर दो आराम से, उससे परेशान मत हो, ठीक है? क्योंकि अगर हम सब कुछ करने की कोशिश करेंगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे ढंग से, ठीक? अगर सिलेबस अपना 2 महीने पहले खत्म होता है और ढंग से हमको सिलेबस आता होगा तो ज्यादा अच्छा है, या बार बार इनकम्प्लीट सिलेबस को रिवाइज करते रहें, वो ज्यादा अच्छा होगा, है ना? कई 3 बार मैंने सिलेबस कर लिया, 4 बार सिलेबस कर लिया, तो क्या कई बार क्या होता है इनकम्प्लीट लोग काम कर लेते हैं और उसी बात को रिवाइज करते रहते हैं बार बार, तो सोचते हैं हमने बहुत ज्यादा बार रिवीजन कर ली, ठीक है? तो इसका थोड़ा ख्याल रखो तुम लोग। एक आधा चैप्टर अगर नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा बहुत मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उससे पढ़ लिया करो। और ये मत सोचो कि नहीं समझ में आएगा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उसको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के ढंग से पढ़ाना पड़ेगा ना, ठीक है? सर जी मैंने इसका एक्स तो निकाल दिया पर वाई समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अभी कर लेते हैं इसको। अच्छा सर अब डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी संडे से पहले करवा दोगे? संडे से पहले करा तो सकता हूँ, मेरे को क्लास। मंडे को यूटी है ना सर, उसमें आ रही है। अच्छा, लेकिन बच्चे एक दिन में मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन शायद आप ना कर पाए इतनी जल्दी। तो कुछ तुम लोगों ने देखा जो मैंने लिंक शेयर किया था प्रॉपर्टीज का? सर जी अभी तो नहीं देखा मैंने। सर पहली वीडियो देख ली। मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ लिंक एक बार, तुम लोग एक बार पूरी प्रॉपर्टीज जो 9 प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने ऐसे हैंड रिटन में वीडियो बना रखी है, उसको तुम लोग एक बार पढ़ के देख लो। प्रॉपर्टीज तो दिमाग में फिट हो जाएंगे ना, कम से कम नहीं होंगी तब हम शुरू करेंगे, ठीक है? एक काम पहले ये कंप्लीट करके देख लो, आज मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, ठीक है? x इज इक्वल टू 80² और y, क्योंकि जब मैं प्रॉपर्टी पढ़ाता हूँ ना तो प्रॉपर्टी का काम कैसे करता हूँ कि पूरी प्रॉपर्टी पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी की हम प्रॉपर्टी सारी खत्म करते हैं और असाइनमेंट की प्रॉपर्टी खत्म करते हैं, तब जाकर के प्रॉपर्टीज पे ग्रिप आती है, तब वो समझ में आना शुरू होता है। क्योंकि उसके जितने ज्यादा, वही एक ऐसा टॉपिक है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में जो सोचने वाला है, बाकी कोई सोचने वाला टॉपिक ज्यादा नहीं है। और पिछली बार वो कट गया था
क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं उसको इसलिए अवॉइड कर रहा हूं कि कहीं सारा हम टाइम लगाएं और फिर वो कट कर दें उसको, ये प्रॉब्लम, इसलिए मैं उसको भी रोक रहा हूं कि आगे के चैप्टर करने के बजाय कहीं अपना वो रह जाए, क्योंकि वो तो कैलकुलस देखना इतनी तेज खींचेंगे कि वो जल्दी से लिख डालेंगे, डिफरेंशिएशन होता है, सेकंड डेरिवेटिव होता है, फटाफट खत्म, एप्लीकेशन खत्म, इंटीग्रेशन पे पहुंच जाएंगे अगले टॉपिक पे, वो मुश्किल से 5 क्लास में खत्म कर देंगे पूरा इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में 11 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। और जो ट्यूशन का असाइनमेंट है उसमें 25 एक्सरसाइज हैं सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की, वो भी टॉपिक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लगता है बच्चों को, तो इन सब में टाइम लगता है। वो तो कह देंगे हो गया जी खत्म, ठीक है, थोड़ा सोच लो फिर बात करेंगे इस पे। x आ गया अपने पास 80 स्क्वायर और y आ गया 280। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। t यहां पे क्या हो गया, पैरामीटर, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, तो x का डेरिवेटिव हो गया dx बाई dt, a बेटा बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का हो गया 2t, दिस इंप्लाइज dx बाई dt इज 280, dx बाई dt कितना हो गया 280। अब निकालो dy बाई dt, y इज इक्वल टू 280, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, y का डेरिवेटिव dy बाई dt। अब देखो यहां दिक्कत आ रही थी, एक मिनट रुक जाना जरा, देखो ये पूरा बेटा स्केलर मल्टीपल हो गया k की तरह, ठीक है। अब ये 2a आ गया बाहर और d ओवर dt ऑफ t डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये आ गया आपका 2a। सर फिर तो x में भी ऐसे ही होगा, 2a बाहर हो जाएगा और t ऐसे। x में कैसे, मतलब x में अगर फंक्शन हो तो सर ये जो 280 आया है उसमें 2a अलग से हो जाएगा ना कांस्टेंट, और हाँ, t तो वेरिएबल है तो उसको भी ऐसे ही करें। बिल्कुल ठीक है, उसका डेरिवेटिव 1 हो गया, डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना, मैंने कहा जैसे मैंने लिख दिया d ओवर dt ऑफ t। अभी शायद चैतन्य ने बोला था कि उसको ये बात नहीं समझ में आ रही है y वाली, यस सर। तो 2a बाहर, d ओवर dt ऑफ t 1, अभी ठीक है। यस सर। तो dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt की वैल्यू हो गई 2a और dx बाई dt हो गया बेटे 280, तो 2a और 2a कैंसिल आउट, व्हाट इज द आंसर। सर 2a उसमें भी 2a नहीं लिख सकते, किसमें, ये जो x की वैल्यू है उसमें। x की वैल्यू में a बाहर हुआ ना, और t स्क्वायर का 2 इंटू टी हो गया ना, x स्क्वायर का मतलब x टू दी पावर n हो गया, d ओवर dt ऑफ t स्क्वायर 2 इंटू टी होगा ना, क्या दिक्कत आ रही है। सर जैसे आपने y में करा है कि उसमें भी 2a अपने बाहर करके सेपरेट करके और t का आपने 1 कर दिया, तो ऐसे इसमें नहीं कर सकते। तो इसमें किया तो है, इसमें a था ना, इसमें स्केलर मल्टीपल a है ना कि 2a है, ओके सर। क्योंकि ये डेरिवेटिव होने के बाद ये आंसर आया, ये डेरिवेटिव से पहले थोड़ी है, ये तो आफ्टर डिफरेंशिएशन आया ना। आप यहाँ शायद परेशान हो रहे, 2a बाहर हो गया, t का 1 हो गया, यस सर। नहीं यहाँ 2at है, यानी ये रहा डेरिवेटिव वाला स्टेप, ये तो उसका आंसर लिखा है, ठीक है। अभी समझ गए। यस सर। देखो बच्चों एग्जांपल नंबर 35, फटाफट देखो, समझ में आ जाए तो हैंड रेस करो। दीपांशु, हर्षित रावत, सदफ, कोई डाउट हो पूछो बेटा। सदफ क्लियर हो गया, ओके।
नेक्स्ट पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 36। एग्जाम्पल कह रहा है कि फाइंड dy बाई dx, ये आपको निकालना है। इफ x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। तो पैरामीटर यहां पे क्या होगा? थीटा। ठीक है, x अपने पास आ गया a थीटा प्लस साइन थीटा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x का डेरिवेटिव dx बाई डी थीटा, a एज अ स्केलर मल्टीपल बाहर, d ओवर डी थीटा ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा। देखना ध्यान से, कोई दिक्कत हो तो पूछो। a एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएगा क्योंकि सम एंड डिफरेंस रूल लगेगा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कॉस थीटा हो गया। ये अपना आ गया dx बाई डी थीटा। ठीक है, अब फाइंड आउट करो dy बाई डी थीटा। y अपने पास है a 1 माइनस कॉस थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी थीटा, a बाहर, d ओवर डी थीटा ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। a एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एज इट इज, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा। माइनस और माइनस प्लस, आंसर इज a साइन थीटा। अब मुझे चाहिए dy बाई dx। सर हमने यही क्यों लेट करा, और कुछ लेट नहीं कर सकते थे? किस चीज में? और जो आपने ऊपर लेट करा है, थीटा को जो पैरामीटर माना है। सर ये जो आपने x और y करके जो लेट करा है आपने। नहीं नहीं, ये गिवन है बेटा, लेट नहीं करना। बुक है आपके पास? हाँ जी सर। एग्जाम्पल नंबर, पेज नंबर 180, एग्जाम्पल नंबर 36 देखो, कह रहा है 36 में सर 37 देख रहा था, सॉरी। ठीक है, क्लियर? ये वैल्यूज Yes, sir. इसमें कुछ लेट नहीं करना एक्स वगैरह। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू, dy बाई डी थीटा हो गया a साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा हो गया a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। a और a कैंसिल आउट, आंसर आ गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहां आप आंसर छोड़ सकते हो। आप चाहो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो साइन थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यानी आपने फॉर्मूला डाल दिया साइन ए का, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 एंड 2 कैंसिल आउट, कॉस से सिंगल कॉस कट गया। सर फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस कॉस ए का 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, ये आ गया tan थीटा बाई 2। और सबसे इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। याद है सबको फॉर्मूले नहीं ट्रिग्नोमेट्री के? सर ये करना जरूरी है? नहीं कोई जरूरी सर याद नहीं है ना, इसलिए भूल। है ना? याद है सब की नहीं? नहीं सर भूल। याद करो सारे, फॉर्मूलों की लिस्ट शेयर कर दूंगा, याद कर लेना सारे, भूलो मत। साइंस है, सर कर देना। कॉमर्स है, साइंस है तुम्हारे पास? साइन। अब बता, साइंस होते हुए फॉर्मूले याद नहीं है? सर कॉमर्स। कॉमर्स हो तो चल, तब भी चल जाएगा एक बार को। साइंस वालों को तो याद होने चाहिए सब, क्योंकि उनकी तो जिंदगी ट्रिग्नोमेट्री से शुरू होती है। ठीक है, बिना ट्रिग्नोमेट्री का कुछ नहीं है मैथ्स के अंदर, जो साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं फिर समझ लो बहुत कमजोर पढ़ाई कर रहे हैं, और इतनी कमजोर पढ़ाई मैथ्स की साइंस में कोई काम नहीं आएगी। मेडिकल लियो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं तो मैथ्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर कॉमर्स में भी आप जा रहे हैं तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी कॉमर्स में भी बहुत अच्छी तरक्की है। क्योंकि एमबीए तो करोगे ही करोगे कॉमर्स वाले,
ऐसे तो आजकल सभी फील्ड वाले MBA करते हैं, बट कॉमर्स वालों के लिए तो कंपलसरी है, वो तो करना ही है उनको अगर आगे जिंदगी में कुछ करना है तो, या तो फिर CA ही कर लें। ठीक है, दो ही दौड़ है, बीकॉम ऑनर्स के थ्रू जाते हैं या इकोनॉमिक्स ऑनर्स के थ्रू जाते हैं तो MBA, नहीं तो CA करके रुक सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, समझ में आ गया सबको? अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 37। ठीक है, काम में पढ़ाई वढ़ाई में बहुत सीरियस बनो सारे। एग्जाम्पल नंबर 37। सर एक बार वो dy/dx वाला एक बार दिखा दो ऊपर ही। ठीक है, दीपांशु कोई डाउट? नो सर। क्लियर? किसी को डाउट हो तो हैंड रेस करो और क्लियर करो। ठीक है, बढ़े आगे। प्रथम क्लियर? यस सर। चलो जी, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 37। एग्जाम्पल नंबर 37 हमें बुक की तरह करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने जो ये क्वेश्चन है ये बहुत मुश्किल कर दिया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड dy/dx इफ x is to power 2/3 plus y is to power 2/3 is equal to a to the power 2/3। कहीं से ये आपको पैरामेट्रिक दिख रही है फॉर्म, कह रहा है dy/dx निकालो और आपको दे रखा है x to the power 2/3 y to the power 2/3 is equal to a to the power 2/3। पेपर में कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आता कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन बाय यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म, कभी ऐसा नहीं आता। ये जबरदस्ती पैरामेट्रिक का यूज आपको शो करने के लिए क्वेश्चन दिया गया कि हम किसी फंक्शन में पैरामेट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, x को लेट कर लिया, y को लेट कर सर लेकिन इसमें कोई कॉमन वेरिएबल तो है नहीं पावर में। आपको करना ही नहीं है, मतलब ये आपके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म ही नहीं है, तो हम क्यों करेंगे इसको पैरामेट्रिक से? हम तो सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे और सेम आंसर निकालेंगे। देखो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ये सिंपल इम्प्लिसिट फंक्शन है। d/dx ऑफ x to the power 2/3 y to the power 2/3 d/dx of a to the power 2/3। जब आप x to the power 2/3 को डिफरेंशिएट करोगे तो nxn-1, और जब आप y to the power 2/3 को करोगे तो nxn-1, but it is not x, therefore derivative of y is dy/dx। a is constant, अगर उसकी पावर 2/3 है तब भी वो कांस्टेंट रहेगा, आंसर इज 0। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि 2/3 पूरे रिलेशन से कॉमन ले सकते हैं, ये आ गया x to the power -1/3 y to the power -1/3 dy/dx is equal to 0। सर इसमें लॉग वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे ए में? इसका लॉग नहीं ले सकते बेटा, क्या फंक्शन टू दी सर पावर, उस साइड 0 कैसे आया? कांस्टेंट का डेरिवेटिव, a कांस्टेंट है, किसी भी पावर सर कितनी बड़ी एक्सप्रेशन हो वो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 बच्चों 0 के नीचे गया, 0 हो गया, और x to the power -1/3 को लिख सकते हो 1/x to the power 1/3 प्लस 1/y to the power 1/3 dy/dx is equal to 0। x to the power 1/3 को हम ले गए राइट पर, 1/y is to power 1/3 dy/dx is -1/x to the power 1/3। now cross multiply, dy/dx is -y to the power 1/3 और x to the power 1/3। 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, this implies dy/dx is minus क्यूब रूट ऑफ y/x। आप आंसर यहां पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है, या आप यही बुक का करना चाहते हो तो ये आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आंसर आ गया। अब बताओ बुक का क्वेश्चन मेथड इजी है या वाला इजी है? बुक में हमें कैसे याद रहेगा किसे कॉस और साइन लेना है? सर ये
बोला इजी है, ये ये आप, हमारे सर लिए बुक भी में तो इजी है। लेट कर रखा है। हाँ तो वो करना नहीं हमें लेट, वो गलत है। गलत क्या, सही है, वो उसका सही है, उसके हिसाब से वो कह रहा है कि मैंने बहुत आसान मेथड किया है, लेकिन हमें नहीं लगता आसान है। हमें तो जैसा फंक्शन दिख रहा है वैसे हमें डेरिवेटिव आना चाहिए ना। क्यों हम जबरदस्ती एक फंक्शन को पैरामेट्रिक फॉर्म बनाएं, है ना। अरे रूट कहाँ से आया लास्ट में? क्यूब रूट हो गया ना, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, 1/2 का मतलब यस सर। square root, याद है ना। ठीक है, तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, और ऐसे ही करो आप। ठीक है, फंक्शन इसलिए मैंने फंक्शन पहचानना सिखाया, पैरामेट्रिक है तभी लगाओ, नहीं है तो जबरदस्ती उसे हम नहीं बनाएंगे पैरामेट्रिक। और हमें कैसे याद होगा कि इसको पैरामेट्रिक बनाना ही है? पेपर में जब हम पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो हमें याद रहेगा कि क्वेश्चन मुझे एक्स को लेना है कॉस थीटा या कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, वो हमें नहीं लेना। करेक्ट, समझ गए? तो कितने लोगों को क्वेश्चन एग्जांपल 37 समझ में आ गया है? रेस करो। चैतन्य, हर्षित, प्रथम, सर जी क्लियर है। क्लियर है? ठीक है, अब डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक बचता है, एक्सरसाइज 5.6 आपका होमवर्क है। अब डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक बनता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये लास्ट है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का, इसको भी मैं खत्म करूंगा, तो भी थोड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे क्लास, जो कि ये खत्म हो जाए आज। तुम लोगों का होमवर्क बढ़ेगा, सारा काम कर लेना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले तो मैं इसका स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड मीनिंग बता दूं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। पहले इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज अपने पास y इज इक्वल टू साइन x एक फंक्शन है, पहला डेरिवेटिव हमने किया, या y नहीं लेते, पहले साइन x ले लेते हैं, नहीं तुम लोगों को दिक्कत ना हो जाए। साइन x अपने पास एक फंक्शन है, मैंने कहा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ साइन x इज cos x। आ गया। अब जो ये cos x आया, फिर से इसे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग अगेन with respect to x, d/dx of cos x is minus sin x। यानी sin x को दो बार लगातार डिफरेंशिएट कर दो तो उसी को कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। sin से मिला आपको cos, पहला डेरिवेटिव, फिर cos का दोबारा डेरिवेटिव किया तो माइनस sin, तो ये है आपका सेकंड डेरिवेटिव। इसी को कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। किसी भी गिवन फंक्शन को दो बार कंसेक्यूटिवली डिफरेंशिएट कर देने को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। मतलब अब ये कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है, डिफरेंशिएशन आपको आती है, आपको दो बार इसे डिफरेंशिएट कर देना। लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को प्रेजेंट करने का तरीका होता है कि मान लो मुझे साइन एक्स को ये शो करना है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें कोई सिंबल तो पता नहीं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का सिंबल पता है भाई, एफ डैश एक्स कर दिया। ठीक है, अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर बताना हो तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं भाई साइन एक्स डेरिवेटिव कितना आ गया आपका, कॉस एक्स, या d/dx ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शो कर रहा हूं। एफ डैश एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसके सिंबल तो पता है हमें, लेकिन हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के सिंबल नहीं पता। ये तो पता है सेकंड ऑर्डर का मतलब है दो बार लगातार डेरिवेटिव कर देना, बट उसे प्रेजेंट कैसे करें, तो हमें सबसे पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के सिंबल समझने होंगे। ठीक है, करेक्ट, सिंबल्स टू रिप्रेजेंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस पे आते हैं हम लोग।
फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव और ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है fx तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आप प्रेजेंट कर सकते हो f डैश x और सेकंड डेरिवेटिव आप प्रेजेंट कर सकते हो f डबल डैश x। ठीक है, लेट fx इज इक्वल टू साइन x, ये रहा अपना, तो f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस साइन x, यानी साइन x का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये बात आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप सिंबल यूज कर सकते हो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। दूसरा सिंबल, अगर फंक्शन है fx तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैं कह सकता हूं d ओवर dx ऑफ fx। ठीक है, जब इसका डेरिवेटिव आ जाए, अब आपको सेकंड डेरिवेटिव प्रेजेंट करना है तो आप लिखेंगे d ओवर dx ऑफ f डैश x, क्योंकि d ओवर dx ऑफ fx जब करेंगे तो f डैश x आएगा, फिर f डैश x का आप दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो ये प्रेजेंट करेगा आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इफ फंक्शन इज y में प्रेजेंट किया गया फंक्शन, तो फर्स्ट डेरिवेटिव डिनोटेड एज y डैश, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ये अलग अलग है, क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है, तो आप पहचान पाओगे कि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। जैसे कहते हैं इफ y इज इक्वल टू sin x फाइंड y डैश, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। कह रहा है फाइंड y डबल डैश, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है। ठीक है, अगला y इज अ फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज y1 लिख दिया तो यानी एक बार डेरिवेटिव करना है, y2 लिख दिया तो दो बार डेरिवेटिव करना है। तीसरी रिप्रेजेंटेशन, y इज अ फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव इज dy बाय dx, यानी d ओवर dx ऑफ y। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा तो d ओवर dx ऑफ dy बाय dx, जो कि आपको आंसर देगा d2y बाई dx2। यानी देखो, अब ऐसे याद कर सकते हैं, d और d मल्टीप्लाई होकर के d स्क्वायर हो गया, और dx और dx मल्टीप्लाई होकर के हो गया dx होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं d2y बाई dx होल स्क्वायर, लेकिन मैं पढ़ता हूं d2y बाई dx2, यानी dx होल स्क्वायर सिर्फ x पे नहीं है, वो पूरे और dx। फिर आपने नीचे होल स्क्वायर तो लिया ही नहीं। हाँ, वो होल स्क्वायर ही तो है, सिर्फ x पे नहीं है। dx के ऊपर स्क्वायर लिखने का मतलब है dx होल स्क्वायर, क्योंकि dx इज अ सिंगल क्वांटिटी, d अलग और x अलग नहीं है। ठीक है, समझ गए? dx x, स्मॉल चेंज इन x। तो इस तरीके से आप सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। एक और सिंबल देखो, तो आपके लिए ये सिंबल है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। कैसे आया वो मैंने लेफ्ट से दिखाया आपको। ठीक है, एक और सिंबल देखो। ये सारे सिंबल याद करने हैं। हाँ, याद हो जाएंगे, इसमें है क्या, नहीं याद होंगे? चलिए, एक इस्तेमाल नहीं कर सकते? एक इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यही ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पता हमें सारे होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दे सकते हैं ना उसको। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये सिंबल इसलिए पता होना चाहिए कि मान लो उसने कहा कि भाई आपको y2 इज इक्वल टू ये वैल्यू चाहिए, आप चाहे पूरे डेरिवेटिव में यही सिंबल इस्तेमाल करो d2y बाई dx2 में, और मैं यही इस्तेमाल करूंगा। फाइनल आंसर आपको लिखना पड़ेगा जिस सिंबल में क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, समझ गए? एक और सिंबल वो बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है, बट दिया हुआ तो पढ़ लेते हैं। y फर्स्ट डेरिवेटिव dy और सेकंड डेरिवेटिव d2y, फर्स्ट डेरिवेटिव dy और सेकंड डेरिवेटिव इज d2y। ठीक है, इसका बहुत कम यूज है, बट याद रखो दिया हुआ है तो। अब आ जाओ पेज नंबर, पहले मैं तुम लोगों को 10 सेकंड देता हूं, ध्यान से सारे सिंबल देख लो, या पहले ये पूरा टॉपिक ही समझ लो। सर जी लिख लिए। ठीक है,
करेक्ट, देख लिया सबने। चलें फिर अब आप क्वेश्चंस देखो, और क्वेश्चंस में कुछ ट्रिक भी पकड़नी है। ऐसा नहीं बस दिमाग में है कि आ गया जी 2 बार डेरिवेटिव कर देना है, ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में 100% आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत आसान नहीं आता इसका, कि कोई सोचे बहुत इजी सा क्वेश्चन आ जाएगा जी हम सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 38, पहला एक बेसिक एग्जाम्पल देखो। क्या कह रहे हैं कि फाइंड d2y बाई dx2। अब हमें पता चल गया कि वो क्या कहना चाहता है। फंक्शन y को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, जहां पर कि आपको y दिया हुआ है x³ प्लस 10x। सीधा आपको चाहिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। y इज इक्वल टू x³ प्लस 10x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx और d ओवर dx ऑफ x³ प्लस 10x, ठीक है। सम एंड डिफरेंस रूल, x³ का डेरिवेटिव 3x² और 10x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपको डबल डेरिवेटिव चाहिए। d ओवर dx ऑफ dy बाई dx, क्योंकि लेफ्ट में भी होगा और राइट में भी होगा। अब समझ गए d ओवर dx ऑफ dy बाई dx कैसे प्रेजेंट करोगे? वो बन गया d2y बाई dx2 और राइट में 3 बाहर, x स्क्वायर का 2x यानी आंसर आ गया 6x। सीकेंट स्क्वायर का हो गया 2 सीकेंट x, पहले स्क्वायर का हुआ, फिर d ओवर dx ऑफ सीकेंट x, सीकेंट x का हो गया सीकेंट x इंटू 10x। फाइनल आंसर क्या आ गया? बस अगर अब आपको चेन रूल अच्छी तरीके से आता है तो पूरा डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है। 2 सीकेंट स्क्वायर x इंटू 10x, ये आपका फाइनल आंसर है। सिंबल्स और डिफरेंशिएशन ध्यान दो 38 एग्जांपल पर। 12 सेकेंड्स। सर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते क्यों हैं? वो कह रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, कह रहा है d2y बाई इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? जब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो इसकी इंपॉर्टेंस है मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, कि कब फंक्शन का ग्राफ किस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है और कब फंक्शन का ग्राफ मिनिमम होता है। तो उसके लिए आप डबल डेरिवेटिव की बात करते हैं, और जो हम डेरिवेटिव करते हैं उसकी एप्लीकेशन है कि डेरिवेटिव यूज होता है टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। किसी भी कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए यूज होता है। अब स्लोप क्या होता है? टेंजेंट क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है? m इज इक्वल टू tan थीटा व्हेन अ लाइन इंक्लाइंड विद x एक्सिस बाय मेकिंग एंगल थीटा इन पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। अब उसी स्लोप को निकालने के लिए डेरिवेटिव का काम होगा, ठीक है। तो ये वहां इसमें इन सब जगह पर इसका यूज क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, बहुत एप्लीकेशन है इसकी, पूरे का पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। लास्ट क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम, वो सेकंड ऑर्डर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा अब आ रहा हूं मैं एग्जांपल नंबर 39 पर। कितने लोगों को समझ में आ गया? एग्जांपल नंबर 38 हैंड रेज करो। सिंबल्स कैसे यूज करने हैं देख लिए सबने, और काम ऐसे करना जैसे मैं कर रहा हूं। सिंबल कोई भी गिवन है, फाइनल आंसर जो है आपको करना होगा जो सिंबल ये देगा, ठीक बच्चों। अब देखो अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 39 पर आओ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 39 कह रहा है y इज इक्वल टू
a sin x plus b cos x. a sin x plus b cos x, then prove that d2y by dx2 plus y is equal to 0. यहां ध्यान देना, अब ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। अब अप्लाइड मैथ में देखो कि कितनी बड़ी समस्या है, गवर्नमेंट की बुक ही नहीं है, कोर्स पहले लॉन्च कर दिया है ना। यस सर। अप्लाइड मैथ्स वालों समझ में आ रही सर है? मेरे ख्याल से अप्लाइड मैथ पहले भी तो थी, उस हिसाब से बुक बना देते। नहीं, अप्लाइड मैथ पहले नहीं थी। पहले क्या किया था इन्होंने, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ऐसे 3 पार्ट थे, जिसमें से कॉमर्स वालों को करना पड़ता था पार्ट ए और पार्ट सी, और जो साइंस वाले थे उनको करना पड़ता था पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। लेकिन जो पार्ट ए था वो कॉमन सिलेबस था। कॉमन सिलेबस का मतलब ये है कि ये डेरिवेटिव वगैरह में जो कुछ ट्रिग्नोमेट्री वगैरह इस्तेमाल हो रही है सब कुछ सेम थी, ठीक है। अब उसका ड्रॉबैक क्या हुआ कि जितने साइंस वाले स्टूडेंट थे वो पार्ट सी अटेंड कर देते थे, क्यों, आसान था वो। और जो मैथ का पेपर देख रहा है उसके पास सिर्फ रोल नंबर है स्टूडेंट का। अब ये डिफाइन करना मुश्किल हो रहा है कि वो साइंस स्टूडेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट है, उसके सामने तो मैथ की शीट आ रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं रह गया, तो पार्ट बी कोई पढ़ता ही नहीं था, फिर वो भी हटा दिया सिस्टम, फिर सबके लिए कॉमन 2 बुक कर दी। अब कम से कम कोर्स को लॉन्च करने से पहले एक बुक तो होनी चाहिए भाई। कोर्स अगर तुम बना रहे हो तो किताब छापो, तुमसे तेज तो प्राइवेट वाले पहले किताब छाप डालिए। सर प्राइवेट तो इतनी सारी बुक्स हैं कि हाँ, खत्म ही नहीं होगी पूरे साल में। और प्राइवेट क्यों इतनी सारी है, उन्होंने क्या किया है कि वो सारे क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए जो ये बीकॉम ऑनर्स की किताब में होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन क्वेश्चन है उठा के वही इसमें रख दिए, और कुछ नहीं। यस सर, 11th वाली टीचर भी कह रही थी हमें कि ये बुक कहीं पे मत बेचना है, इसे संभाल के रखना। क्योंकि मैं वो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ ना बीकॉम ऑनर्स की, तो वही सारा उठा के इसमें रख दिया कि लो जी ये हो गया तुम्हारा। तो ये काम तो ये भी कर सकते थे, कम से कम बुक तो बना लेते पहले, लॉन्च करने से पहले। सिलेबस पहले लॉन्च हो जाता है, बुक बाद में आती है, और अभी दूसरा साल चलने वाला है ना। तो पढ़ने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास इसका। और इन्होंने जो गवर्नमेंट का वो डाटा दिया हुआ है, गवर्नमेंट के 20 पेज दिए हुए हैं, उससे कोई बोर्ड का पेपर कर लेगा कि भाई यही है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अगर उसमें से दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, 2 ही महीने में सिलेबस खत्म, बच्चे रिवाइज करते रहें। उसमें से देंगे नहीं। क्या सर? जो गवर्नमेंट ने बुकलेट दी हुई है, देखिए तुम लोगों ने। सपोर्ट मटेरियल दिया होगा उन्होंने तो। हाँ, सपोर्ट मटेरियल इसमें दिया हुआ है ना, 30-30 पेज का, 11th का भी 12th का भी। अच्छा सर, किसी से मैं पूछता हूँ अगर दिया होगा तो। मैं शेयर कर देता हूँ, मेरे पास तो है, ठीक सर है। फिर कर दो आप। मैं अभी शेयर करता हूँ ग्रुप में वो भी, ठीक है। देख लेना तुम लोग उसमें कितना कम काम है। y इज इक्वल टू a sin x प्लस, अब ये प्रूविंग का क्वेश्चन है बच्चों। प्रूविंग के क्वेश्चन के 2 मेथड होते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये देखो प्रूविंग के लिए क्या क्या चाहिए। RHS में चाहिए जी 0 तो ऑलरेडी है, उसको तो फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। y चाहिए, यस y है अपने पास। डबल डेरिवेटिव चाहिए, ये नहीं है अपने पास। अगर एक्सप्रेशन प्रूफ करना है तो हमें मेन काम क्या करना है, हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये प्रूफ को देख करके हमें पता चला कि हमें काम क्या करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव बच्चों dy बाई dx हो गया। a अपना कांस्टेंट है, बाहर है, sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया। b एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x हो गया। भाई फर्स्ट डेरिवेटिव तो कंप्लीट हो गया। dy by dx is equal to a cos x minus b sin x। अब मुझे चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसको सीधे लिख सकते हो d2y by dx2, भाई इसका सेकंड डेरिवेटिव हो गया, और इसका भी डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख दो, माइनस a sin x माइनस b cos x। अब एक काम तो ये है कि आप जब ये सारी वैल्यूज निकाल लो, तो अगर दोनों तरफ आपको वैल्यू पुट करनी पड़े तो दोनों तरफ रखो, यहां दोनों तरफ तो है नहीं,
LHS लेकर के वैल्यू सारी पुट कर दो और RHS लाओ। ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन ये सभी क्वेश्चन में अच्छा तरीका नहीं है, कई बार ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ज्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी जो ये एक्सप्रेशन चल रही है इसी से अगर ये प्रूफ हो जाए तो ज्यादा आसान होता है। ठीक है, अब देखो मुझे बिल्कुल दिख रहा है ये, अगर मैं यहां से माइनस ले लूं कॉमन तो ये आ गया a sin x प्लस b cos x। देखो बेटा ध्यान से, और a sin x प्लस b cos x किसे प्रेजेंट कर रहा है? y को। तो अपने पास आ गया सीधे d2y बाई dx2 माइनस वाई, और माइनस वाई को हम ले आए लेफ्ट साइड में, d2y बाई dx2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गया अपना आंसर। देखो एक तरीका तो ये है कि भाई डायरेक्ट एक्सप्रेशन बना देना, ठीक है, और आना चाहिए ये, अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है कि आप सपोज ये एक्सप्रेशन नहीं बना पा रहे तो आप सब कुछ फाइंड आउट कर लो जो जो रिक्वायर है। डबल डेरिवेटिव रिक्वायर है, वाई ऑलरेडी है, बस दो चीजें चाहिए, डबल डेरिवेटिव आपने निकाल लिया। आप क्या करेंगे, LHS RHS दोनों लेंगे। अब RHS तो लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी 0 है, तो हमने पकड़ा इसका LHS। LHS है d2y बाई dx2 प्लस वाई इज इक्वल टू, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है माइनस a साइन x माइनस b cos x, और y की वैल्यू क्या है? प्लस a साइन x प्लस b cos x। अगर ना समझ में आए तो ये मेथड सबसे इजी रहता है भाई, पुट करो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप आंसर जरूर निकाल लेंगे। इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू r। इसमें क्या करा है आपने? इसमें बच्चे सिर्फ हमने LHS लिया जो प्रूविंग था अपने पास, ये देखो, सॉरी ये प्रूविंग वाला पोर्शन लिया, इसका LHS लिया, जो हमने डबल डेरिवेटिव निकाला था उसकी वैल्यू रख दी, फिर जो अपने पास y था उसकी वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया, इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी LHS आ गया। तो हम कह सकते हैं ना कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दैट क्वांटिटी, हेंस प्रूव। कह रहा है इफ y इज दिस वन देन प्रूव दैट। हमने यही तो किया, इफ y इज दिस वन देन प्रूव दैट, इफ y इज दिस वन देन प्रूव दैट। y की हेल्प से तो प्रूव कर रहे हो एक्सप्रेशन। देखो बच्चों, और दोनों में से किसी एक तरीके से जा सकते हो, लेकिन मैं ये कहता हूं दोनों तरीके आने चाहिए, क्योंकि कहां पर कौन सा आसान लगेगा हम वही अप्लाई करेंगे। 15 सेकेंड ध्यान से देख लो। ये नहीं समझ आया कि ये इक्वल टू में माइनस a साइन x माइनस b ये सब कहाँ से आया? देखो बेटे, ये आपका डबल डेरिवेटिव है, ठीक है, दिख रहा है? जी सर। इसकी वैल्यू ये रही बेटा, इसकी बस यहां वैल्यू उठा करके रखिए, ठीक है। y आपका ये रहा और y की वैल्यू ये है, बस ये y की वैल्यू उठा करके यहां रख दी है। अच्छा, मतलब दोनों की वैल्यू डाल दी, ठीक है ठीक है। मतलब मैं LHS को ही सॉल्व कर रहा हूं, LHS इक्वल टू RHS नहीं कर रहा हूं, LHS में ही वैल्यू डाल दी एक्सप्रेशन। अब ठीक है, समझ गए? दिक्कत कोई? हैंड रेस करो यस सर। आपको समझ में आ गया हो तो। आदित्य, स्नेहा, क्लियर और नॉट? क्लियर सर। ठीक है, अच्छा अब मैं आता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एग्जाम्पल नंबर 40, तुम लोगों के मतलब का क्वेश्चन, अप्लाइड मैथमेटिक्स, सर मैं भी उसी क्वेश्चन पे बैठा हूँ, है ना? ठीक है, कह रहा है इफ y इज इक्वल टू 3e टू द पावर 2x प्लस 2e टू द पावर 3x देन प्रूव दैट d2y बाई dx2 माइनस 5dy बाई dx प्लस 6y0
ये आपको प्रूव करके लाना है। अब आप लोग थोड़ा दिमाग चलाओ कि भाई मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, अपने मन में सोचो। y ऑलरेडी फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, क्लियर है ना भाई? फर्स्ट को निकालने पड़ेगा तभी सेकंड आएगा। तो चलो फिर करते हैं डिफरेंशिएशन। 3e टू दी पावर 2x प्लस 2e टू दी पावर 3x, डेरिवेटिव डायरेक्ट करूंगा, देखता हूं कितने लोग फटाफट समझते हो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx। यहां ध्यान देना, ऊपर क्या चाहिए बेटा? ऊपर करना क्वेश्चन। हाँ जी, ठीक है। तो 3 बार स्केलर मल्टीपल e टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव, 3 एज इट इज, e टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव, e टू दी पावर 2x और फिर 2x का डेरिवेटिव 2 बाहर, e टू दी पावर 3x का डेरिवेटिव, e टू दी पावर 3x और 3x का 3, यानी अपना जो dy बाई dx है वो आ गया 6e टू दी पावर 2x प्लस 6e टू दी पावर 3x। आपको ये देखने की क्या इसमें से कुछ बना सकते हो आप? 5 dy बाई dx मतलब 6y बचेगा dy बाई dx का, तो y तो नहीं बन रहा, 3e टू दी पावर 2x है प्लस 2e टू दी पावर 3x। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx का डेरिवेटिव हो गया d2y बाई dx2, 6 बाहर, e टू दी पावर 2x का हो गया e टू दी पावर 2x और 2x का 2, यानी 6 2 12 e टू दी पावर 2x, 6 3 18 e टू दी पावर 3x। ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। e टू दी पावर 3x का डेरिवेटिव e टू दी पावर 3x और फिर 3x का 3, 6 इंटू 3 18, ये आ गया। ठीक है, अगर अब आप इसमें कितना भी चेंज कर लो आपको ऐसी एक्सप्रेशन कहीं नहीं नजर आने वाली है। तो इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन सबसे बेटर रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा जी, माइनस कॉमन लेते ही y बन रहा था, ज्यादा बेटर था, y बना के इधर लाया, आंसर हो गया, हमें पुट करके कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ कॉमन ले लो। मान लो मैं 6 कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, 2e टू दी पावर 2x प्लस 3e टू दी पावर 3x, जो कि कहीं y के आसपास नहीं है, क्योंकि 3e टू दी पावर 2x। सर फिर 6y कैसे आएगा? कौन सा आएगा? बिल्कुल आएगा। अभी फिलहाल देखो, मतलब एक्सप्रेशन आप कुछ नहीं बना पा रहे, तो आपके लिए सब्स्टिट्यूशन सबसे बेटर मेथड यहां पे रहेगा। क्या करना है, अब आपको एक्सप्रेशन का LHS लेना है। तो मैंने एक्सप्रेशन का LHS लिया, d2y बाई dx2 माइनस 5 dy बाई dx और प्लस 6y इज इक्वल टू d2y बाई dx2 की जगह उसकी वैल्यू 12e टू दी पावर 2x प्लस 18e टू दी पावर 3x, ये हमने इसकी वैल्यू डाल दी, माइनस 5 dy बाई dx। अब dy बाई dx की वैल्यू क्या है, वो ये है। अब dy बाई dx की वैल्यू डाल दो, 6 इंटू e टू दी पावर 2x प्लस 6 इंटू e टू दी पावर 3x। अगला बचता है प्लस 6 इंटू वाई, प्लस 6 और y की वैल्यू क्या है, y है 3e टू दी पावर 2x प्लस 2e टू दी पावर 3x। एक मिनट, अब देखो हमने क्या किया है, ध्यान दो, सारी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है प्लॉट कर दी। डबल डेरिवेटिव की जगह डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, सिंगल डेरिवेटिव की जगह सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू, ये रहा आपका डबल डेरिवेटिव, ये रहा आपका सिंगल डेरिवेटिव और ये रहा आपका y। ये सब आपने वैल्यूज डाल दी। ठीक है, दिख रहा है सबको? यस सर। यहां तक क्लियर है? अब आगे क्या करना है, बस हमने इन सभी को सिंप्लीफाई कर लेना। देखते जाओ,
12 e to the power 2x, 18 e to the power 3x, 5 6 30 e to the power 2x, minus 5 6 30 e to the power 3x, plus 6 3 18 e to the power 2x, plus 6 2 12 e to the power 3x. अब देखो 12 e to the power 2x प्लस 18 e to the power 2x बन गया 30 e to the power 2x प्लस का ये हो गया माइनस 30 e to the power 2x प्लस 18 is to power 3x plus 12 is to power 3x is 30 e to the power 3x minus 30 is to power 3x. Answer is 0 is equal to RHS. Result is proved. देखो बच्चों 12 सेकेंड सर लेकिन उसकी पावर तो अलग अलग है। नहीं सेम है, देखो e to the power 2x, 12 e to the power 2x और 18 e to the power 2x को मैंने ऐड किया तो कितना हुआ वो 30 e to the power। ओके सर समझ आ गया। समझ गए? तो है कुछ मुश्किल? पहले ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, अब ये अगर समझ में आ गया तो हैंड रेस करो। सर अब कितने का है? 3 नंबर का? अब तो 3 के हो गए ना सारे 4 वाले। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 41। अब यहां आपको समझनी है ट्रिक। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट करेंगे तो थोड़ा मुश्किल में फंस जाएंगे और इनको कैसे समझ जाओगे, जो बोलूंगा उसे बहुत ध्यान से दिमाग में फिट कर लेना। क्वेश्चन कह रहा है हमें कि इफ y इज इक्वल टू sin inverse x, then show that 1 minus x square d2y by dx2 minus x dy by dx is equal to 0। ठीक है, आप देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए डबल डेरिवेटिव के साथ, यानी डबल डेरिवेटिव तो आपको चाहिए। इस प्रूफ पर भी ध्यान दो, और क्या क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, x चाहिए। तो हमें यह सोचना होगा कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x को अगर आप डिफरेंशिएट करो तो आता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के तो नजदीक आप पहुंच जाओगे, चाहे वो रूट में ही आ रहा हो, तो बाद में देखेंगे क्या करना है। तो इससे ये पता चला कि भाई जैसा क्वेश्चन प्रेजेंट है आपको इसे डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx और ये हो गया d ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव तो हो गया, अब डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन प्रेजेंट है फिर से इसका डबल डेरिवेटिव करो और सब कुछ ले जाके एक्सप्रेशन में पुट करो और आंसर लाओ, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होगा। अब तुम लोग दूसरा मेथड सीखो। आपको ये दिख रहा है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, dy बाई dx को पहले ही बता चुका हूँ। इसके साथ क्या यूज हो रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हिंट आपको देता है कि अगर आप इस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को dy बाई dx के साथ कर दो तो क्वेश्चन इजी हो सकता है। तो हमेशा क्या कर लो, इसको शिफ्ट कर लो। ये देखो, अब ये बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, किससे हिंट मिलता है कि देखो इसके साथ कोई वेरिएबल है, यस, कौन सा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भले वो रूट के अंदर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बता रहे कि अगर आप ऐसे शिफ्ट कर लेंगे, मतलब सोचना है आपको खुद। ठीक है, अगर ऐसा कर लेंगे, ये हिंट है इसका, एक्सप्रेशन को देख के मिल जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि बस डबल डेरिवेटिव देखते ही डबल डेरिवेटिव करना शुरू और कुछ ना सोचें। ये सोचना है क्वेश्चन को कैसे इजीली आप कर सकते हो। अब यहां जो प्रोसेस करूंगा उस पर ध्यान देना। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आप ये समझ नहीं आया, एक बार समझा दोगे? dy बाई dx आप निकाल चुके हो। अब सभी के दिमाग में डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो जो ये आया हुआ इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, इधर d2y बाई dx2 बन जाएगा और इसका डेरिवेटिव कर दो। यही चल रहा होगा दिमाग में कि भाई कर देना चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए, अभी तक यही करते आए हम।
या नहीं? यस सर। ठीक है, लेकिन अब इसमें थोड़ा अगर आप चेंज कर लो तो क्वेश्चन और आसान कर सकते हो, कर तो सकते हो वाला मेथड, लेकिन उससे भी इजी है कि आपको ये दिख रहा है कि dy बाई डी एक्स के साथ ये वैल्यू है और वो वैल्यू यहाँ राइट पर है, तो आप इसे पहले शिफ्ट कर लो dy बाई डी एक्स के साथ, कर दिया हमने शिफ्ट। ठीक है, ये सब अब सीखना पड़ेगा आपको कि हाँ ये कर ले तो क्वेश्चन इजी होगा, कोई कंपलसरी नहीं है करना, हम अपनी तरफ से इस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। हाँ जी हर्षित। सर मैं कह रहा था सीधा स्क्वायर करके नहीं आ सकता था, वो उसका वो आ जाएगा फिर। तो फिर वो सर लेकिन वो तो Squaring फिर both side dy करके। अपॉन, नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, बट उधर बन जाएगा dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये इधर बन जाएगा स्क्वायर करने पे, ये तो नहीं चाहिए ना हमें। सर हाँ सर लेकिन वो तो खाली सिर्फ ये तो मतलब dy अपॉन dx है, और यहाँ तो है d स्क्वायर y अपॉन dx आ रहे हैं का वो तो, स्क्वायर। वही तो मैंने कहा, वो आपको हिंट दे रहा है कि डेरिवेटिव के साथ ये वैल्यू है, सेकंड फर्स्ट मत देखो, ये हमें अपना दिमाग चलाना है। सर इक्वल टू 1 कैसे, मतलब अच्छा वो 1, ठीक है ठीक है ठीक अप्लाई कर दिया। अब देखो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा d ओवर डी एक्स ऑफ, ज्यादा लाइट हो जाएगा, d ओवर डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, सॉरी d ओवर डी एक्स ऑफ 1। पहले बात आप ये समझो कि ये दोनों दो फंक्शन माने जाएंगे, ये देखो, और दोनों किसमें है, मल्टीप्लाई में, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब आपके लिए ये दो फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में है और उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन वगैरह ज्यादा इजी नहीं होता? ये अभी देखो, यहाँ लगेगा आपका, वो भी करके घर पे देखना फिर बताना मुझे। यहाँ अब आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और डेरिवेटिव ऑफ 1 0। अब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो ये बन जाएगा d2y बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। अब इसके डेरिवेटिव पर ध्यान देना, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, बट इट इज नॉट x, तो d ओवर डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस 2x इज इक्वल टू 0। देखो 2 से 2 कट गया। अब सीधे हम लेते हैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज अ एलसीएम, जिसको कि 12th क्लास में अगर करना है तो आप ये ध्यान रखो कि मल्टीप्लाइंग बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ऐसे बच्चों वाले मेथड नहीं करने कि आप पहले एलसीएम लो फिर मल्टीप्लाई करो, सीधे समझ जाओ, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर एलसीएम लोगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, यही होगा ना। तो इसी बात को कहते हैं कि जो एलसीएम हो उसी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, इंप्लाइज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, dy बाई डी एक्स 0 इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0, रिजल्ट इज प्रूव्ड। अब देखो कौन सा स्थान, हाँ जी है बढ़िया में। सर एक बार ये वापस समझा दोगे लास्ट में? ठीक है, लास्ट में क्या किया मैंने, अब तुम लोग यहाँ देखो, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा एलसीएम की नहीं होगा। अब इसके यस सर। इस पूरे के नीचे एलसीएम क्या है, 1, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है यहाँ एलसीएम कितना है 1, तो यानी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स, इसका एलसीएम ही रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये चला गया उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में। अब 12th में ऐसे शो करने की जरूरत नहीं बच्चों की तरह, मैंने कहा कि जो अरे 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे हुआ, ये रूट कैसे हट गया? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, रूट मल्टीप्लाई कहाँ से हो रहा है, ये तो डिवाइड हो रहा है। एक मिनट,
पहले इसका मतलब समझो तुम लोग। ये जो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx है, इसका मतलब है ये इसका डिनोमिनेटर है, वो पूरा न्यूमरेटर है। माइनस एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx। एक मिनट, ये फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। माइनस एक्स dy बाई dx इसका डिनोमिनेटर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सॉरी 0। समझ में आ रहा है? अब 1 और √1 माइनस एक्स स्क्वायर का एलसीएम कितना होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 से इसको किया डिवाइड, याद है ना सबको एलसीएम मेथड? डिनोमिनेटर से करते हैं डिवाइड, जो आंसर आता है न्यूमरेटर से करते हैं मल्टीप्लाई। तो 1 से डिवाइड किया तो बना √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब √1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद √1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dy बाई dx, नहीं बनेगा? ओके सर, आ गया सर। ये मतलब है इसका, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन 12th में ऐसे छोटे छोटे स्टेप नहीं करते, ये तो बच्चों का काम है, ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है। बस ये देखो एलसीएम कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही कहते हैं कि इसी पूरे एलसीएम से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, यही तो मतलब होता है। √1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट गया, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये कट गया, इसी को कह देते हैं इंप्लाइज, वी गेट आंसर। अब समझ गए कि नहीं? अब यस सर। हाँ, ये सब तरीके दिमाग में बिठा लो तुम लोग, बहुत छोटे छोटे मेथड पे अभी तक अटके पड़े हो, ठीक है। अब देखो एग्जांपल नंबर 41। तो ये ट्रिक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में लगानी है। दूसरी बात, अप्लाइड मैथ्स वाले ये मत सोचना कि उनके लिए ऐसा क्वेश्चन नहीं है, उनके लिए भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो ये ट्रिक समझ के रखनी है कि हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके dy बाई dx के साथ रख के भी कर सकते हैं। और dy बाई dx अगर किसी भी फंक्शन के साथ प्रेजेंट है प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रूल, अगर वो डिवाइड में प्रेजेंट है तो क्वेश्चन रूल, एंगल में प्रेजेंट है तो चेन रूल, ठीक है। ऐसा भी होता है। कितने लोगों को समझ में आ गया एग्जांपल 41? ठीक है। अब तुम लोगों का होमवर्क हो गया 5.6 एक्सरसाइज और 5.7 एक्सरसाइज पूरा, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा दी, ये भी कट चुका था पिछले साल। 5.8 पढ़ाई है स्कूल में, किसी के स्कूल में पढ़ाई है 5.8? पढ़ा दी नहीं सर सर, 5.7 तक कराइए अभी। सर अभी तो 4 चैप्टर में है। अच्छा, हमारे भी 4 चैप्टर पढ़ा दी सर, हाँ पढ़ा दी। तुम लोगों को पढ़ाई है मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, फिर मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये 2 एक्सरसाइज है। अब अगली क्लास में मिलते हैं। किसी को कुछ और तो नहीं पूछना? अप्लाइड मैथ्स वालों को कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन? टाइम ज्यादा दे सेम देना। है ना अच्छा, मैं क्या बोले चेतन, दोबारा बोलो। सर जी, टाइमिंग सेम है ना? हाँ, अभी अगली वाली टाइमिंग सेम है, बस ये 2 एक्सरसाइज और अटेम्प्ट कर लो तुम लोग, ठीक है, फिर चेंज कर देंगे टाइमिंग। तब फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हम सिर्फ अप्लाइड का अलग करेंगे, मतलब तुम लोगों का 8 से 9 हो जाएगा, ठीक है। और सर जो Okay, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप कह रहे थे उसकी लिस्ट भेज दोगे अभी? हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट शेयर करूंगा, उसी में है, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम, हाँ देखता हूँ, जैसे टाइम मिलेगा भेजता हूँ, ठीक है। और सर जी सैंपल पेपर भी भेज देना जो आप अप्लाइड मैथ्स का कह रहे थे ना। हाँ ठीक है, ठीक, भेजता हूँ। चलो बच्चों, बाय बाय।